हेलो एवरीबॉडी। आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। एनुअल फिनेंशियल रिपोर्टिंग आप जितने सारे एएस पढ़ते हो, जितने सारे चैप्टर्स बनाते हो, कंपनी बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं साल के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड होता है, कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड होता है, तो दैट इज कॉल्ड एनुअल फिनेंशियल रिपोर्टिंग। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब क्वार्टरली रिपोर्टिंग, 6 मंथली रिपोर्टिंग, 4 मंथली रिपोर्टिंग, इस तरह का चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो इंटरेस्टिंग सा छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आप छोटे छोटे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट में मैंने बोला कि ए फिनेंशियल रिपोर्टिंग विच इज फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर इज कॉल्ड इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग। मैंने एग्जांपल में बोला क्वार्टरली रिपोर्टिंग, 6 मंथली रिपोर्टिंग। तो एनी रिपोर्टिंग विच इज फॉर ए पीरियड लेस देन 1 ईयर इज कॉल्ड इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आप इंटरेस्टिंग एक चीज जानोगे कि इंस्टीट्यूट ने एज 25 में ये नहीं बताया कि जो इंटरिम पीरियड होगा, जो शॉर्टर देन 1 ईयर होगा, वो 3 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, 4 महीने का होगा, 2 महीने का होगा या 1 महीने का होगा। क्योंकि 1 महीने का होने से 12 टो रिपोर्टिंग करना है, 2 महीने का होने से 6, 3 महीना का होने से 4, 4 महीना का होने से 3 रिपोर्टिंग, 6 महीना का होने से 2 बार रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। AS25 इज साइलेंट अबाउट इट एंड इट इज सरप्राइजिंग। तो एस के हिसाब से तो एनी पीरियड शॉर्टर देन 1 ईयर इज इंटरिम पीरियड, बट प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं 3 महीने का जो क्वार्टरली रिपोर्टिंग हम लोग बोलते हैं ना, प्रैक्टिकली वही इंटरिम रिपोर्टिंग के नाम से जाना जाता है। ऑल्दो एज 25 के हिसाब से कोई भी पीरियड इंटरिम पीरियड हो सकता है जो साल भर से छोटा हो, पर हम जब आपको पढ़ाएंगे ना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, हम क्वार्टरली रिपोर्टिंग करके ही आपको पढ़ाएंगे। आगे सेकेंड पैरा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग के अपने रूल्स हैं। जैसे एज 25 में आप पढ़ोगे जो भी कुछ, सेबी वो सब कुछ नहीं मांगता। मतलब एक्चुअली सेबी लिस्टेड कंपनियों के ऊपर आप जानते हो अपना रूल्स बनाता है, तो उसने ना अपने रूल बना रखे हैं इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग के, और वो न्यूज़पेपर वगैरह में फर्निश करना पड़ता है। मतलब वो जो रिपोर्ट होती है ना, इंटरिम रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट बोलते हैं हम लोग उसको, वो न्यूज़पेपर वगैरह में डालना पड़ता है, आरओसी को देना पड़ता है, तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंजेस को देना पड़ता है। तो वो ना उसके रूल्स अलग है, वो जो जितना डिटेल वो लोग देता है ना, उसके रूल सेबी ने डिजाइन करके रखे। एंड दोज इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड बाई सेबी आर वेरी लेस इन क्वांटिटी। लेकिन हाँ, एक चीज आपको बता दूं, उसमें भी जो अमाउंट के कैलकुलेशंस है ना, अमाउंट, वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 के हिसाब से ही करने पड़ते हैं। ओके, बट सेबी हैज डिफरेंट रूल्स ऑफ इंटरिम पीरियड रिपोर्टिंग, आई मीन इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड एज 25 हैज डिफरेंट रूल्स। एक सरप्राइजिंग बात और बताता हूं कि एज 25 आज तक हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी या किसी भी एंटिटी के ऊपर मैंडेटरीली एप्लीकेबल नहीं किया गया है। मतलब आज के दिन आप किसी कंपनी को प्रैक्टिकली नहीं देखोगे कि वो एज 25 फॉलो करके इंटरिम रिपोर्टिंग कर रही है। ओके, तो ये नॉन मैंडेटरी या रादर रेकमेंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और मुझे नहीं लगता नियर फ्यूचर में ये कभी भी मैंडेटरी बनेगा। क्यों सर? नहीं, इसमें बहुत लंबा लंबा रिक्वायरमेंट है, वो कोई फॉलो नहीं करेगा, बहुत खर्चा वाला कहानी है। इट विल बी लॉट ऑफ रिसोर्स कंज्यूमिंग, आई मीन इट विल रिक्वायर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज टू बी कंज्यूम्ड, पैसा बहुत खर्चा होगा। इसलिए एज 25 प्रैक्टिकल नहीं है, बट हाँ सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे हैं। और लिस्टेड कंपनियां सेबी वाला रूल से इंटरिम रिपोर्टिंग करती हैं, तो उनका काम वहां हो गया, अनलिस्टेड कंपनी को कौन तो पूछता है। बट ली आओ पढ़ते हैं। एज पर एज 25 इंटरिम रिपोर्ट 2 तरह की होती है। कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग माने फिनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना, और आप जानते हो 4 फिनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स ऑन अकाउंट्स। ओके, तो इंटरिम रिपोर्ट 2 तरह का होता है, एक कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट और एक कॉन्डेंस्ड सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोग जानते हो कि क्या होता है। पूरी बैलेंस शीट विथ नोट्स ऑन अकाउंट्स, P&L विथ नोट्स ऑन अकाउंट्स, कैश फ्लो विथ नोट्स ऑन अकाउंट्स, एंड पूरा सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज,
ओके, तो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाते हैं, और क्या बोले, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो और नोट्स ऑन अकाउंट्स, और उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज का भी डिस्कशन करते हैं। तो वो हो गया कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो एंटिटी क्वार्टरली रिपोर्टिंग में अगर बोलेगी मेरे को कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तो बनाओ, जैसा एनुअल रिपोर्ट होता है वैसा बनाओ क्वार्टरली रिपोर्ट, 4 बार बनाओ। हालांकि चौथा बार आखिरी क्वार्टरली रिपोर्ट में नहीं कि क्वार्टरली रिपोर्टिंग करना पड़ता, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। बट अगर कोई कंपनी ऑप्ट करता है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो जैसा बनाता है, जो उसके फॉर्म एंड कंटेंट्स होते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट के भी फॉर्म एंड कंटेंट्स वही होंगे। तो सोचो, साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट बनाने में इतना खर्चा होता है, साल में 4 बार क्वार्टरली रिपोर्ट बनाओगे, कितना खर्चा होगा, कितना रिसोर्स कंज्यूम होगा, कितना मैन पावर लगेगा आगे। लेकिन अगर कोई कंडेंस्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहता है तो उसको क्या बनाना होगा? कहते हैं उसको एक कंडेंस्ड बैलेंस शीट बनानी होगी, कंडेंस्ड पी एंड एल बनाना होगा, कंडेंस्ड कैश फ्लो बनाना होगा, और सिलेक्टेड नोट्स लिखने पड़ेंगे, सिलेक्टेड गिनती के कुछ नोट्स लिखने पड़ेंगे। नाउ कम्स द पॉइंट कि जो एंटिटी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके देगी वो तो इजी है, बिकॉज आप पूरी जिंदगी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पढ़े हो। तो वैसा क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देगी तो उसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पढ़ाना है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये ऑप्शनल है, कंप्लीट बनाओ या कंडेंस्ड दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे तो बताऊं तो एज 25 ही ऑप्शनल है, बट स्टिल अगर कोई एज 25 ऑप्ट करेगा कभी भी जिंदगी में, तो वो कंडेंस्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ऑप्ट करेगा। कंप्लीट वाला तो बहुत ही खर्चीला है। आओ, कंडेंस्ड पी एंड एल, कंडेंस्ड बैलेंस शीट, कंडेंस्ड कैश फ्लो में देना क्या है, क्या बना के देना है? आंसर इज, मैं अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं तो पहला पेज बैलेंस शीट का, पहला पेज में मतलब एक पेज वाली बैलेंस शीट नहीं होती क्या, बैलेंस शीट का एक असेट एंड लायबिलिटी, पी एंड एल का इनकम एंड एक्सपेंस, कैश फ्लो का ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला, जिसको बोलते हैं ना बिना नोट्स ऑन अकाउंट्स के। पीएल बना दो, बैलेंस शीट बना दो और कैश फ्लो बना दो। इसको इजी लैंग्वेज में मैं बोलता हूं कि ये सब में आपको मिनिमम हेडिंग और सब हेडिंग देना है। हेडिंग मतलब हो गया मान लो शेयर होल्डर्स फंड, सब हेडिंग हो गया शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर वो नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेडिंग हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, इस तरह से। तो हेडिंग सब हेडिंग, तो मेन जो बैलेंस शीट का फर्स्ट पेज होता है वही वाला तो हुआ ना। तो हेडिंग सब हेडिंग के साथ पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो बना दो। कंडेंस्ड बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो का मतलब यही होता है। अब आया डिस्कशन, सर फिर नोट्स ऑन अकाउंट्स क्या करना है? नहीं बनाना है। शेयर कैपिटल का नोट्स नहीं, रिजर्व सरप्लस का नोट्स नहीं, बोरोइंग के नोट्स नहीं, कोई चीज का नोट्स नहीं। खाली एक पेज पीएल का, एक पेज बैलेंस शीट का, एक पेज कैश फ्लो का, बस वो पूरा पूरा होना चाहिए हेडिंग सब हेडिंग के साथ। और सर सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स में क्या देना है वो सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे हम। 10-11 नोट्स लिखने हैं सिंपल सिंपल इंग्लिश में, बाद में आएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज, सर अर्निंग पर शेयर का क्या करना है? एज 20 में हमने सीखा है बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना पी एंड एल के फेस पे देना पड़ता है। तो यहां क्या करना है क्वार्टरली रिपोर्टिंग में? आंसर इज देना है। क्वार्टरली रिपोर्टिंग में जब जब पीएल बनेगा, बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस वहां पे दिखाना पड़ेगा। 8th पॉइंट कि सर अगर कोई एंटिटी होल्डिंग कंपनी है और वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाती है और स्टैंड अलोन बैलेंस शीट भी बनाती है, मतलब सब्सिडरीज का मिलाया हुआ एनुअल रिपोर्ट भी बनाती है और अपना तो बनाना पड़ता है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, आप जानते हो सारा चीज, आप लोग पढ़े हुए। तो सर इंटरिम रिपोर्टिंग में क्या करना है? एक चीज तो क्लियर है सर, इंटरिम रिपोर्टिंग अगर वो क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर रही है तो इंटरिम रिपोर्टिंग स्टैंड अलोन का तो देना ही पड़ेगा, ये तो समझ में आता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का भी देना है क्या? आंसर इज यस। इंटरिम रिपोर्ट should include both standalone balance sheet as well as consolidated balance sheet if the entity is a holding company। तो सर फिर तो रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। आंसर इज यस, यस। इसीलिए तो मैंने बोला एज 25 प्रैक्टिकल नहीं है। बट आप वो छोड़ो ना, आप पढ़ो ना क्या क्या मांग रहा है वो लोग। 9th नंबर पैराग्राफ,
अगर कोई एंटिटी क्वार्टरली रिपोर्टिंग करती है तो फोर्थ क्वार्टर कौन सा हुआ? अगर फर्स्ट क्वार्टर हुआ अप्रैल टू जून, सेकेंड क्वार्टर हुआ जुलाई टू सितंबर, थर्ड क्वार्टर हुआ अक्टूबर टू दिसंबर, लास्ट क्वार्टर हुआ जनवरी टू मार्च, फोर्थ क्वार्टर का रिपोर्टिंग क्वार्टरली करने की जरूरत नहीं है। AS25 ने खुद बोला कि एन एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इंटरिम रिपोर्ट फॉर लास्ट इंटरिम पीरियड, क्योंकि उस वक्त उस एंटिटी को एनुअल रिपोर्टिंग का टेंशन होता है, उस वक्त वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते रहता है, इसलिए फोर्थ क्वार्टर का इंटरिम रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है। AS25 ने खुद ने एग्जेम्प्ट कर दिया है। हाँ, ये जरूर बोला कि अगर आप फोर्थ क्वार्टर का रिपोर्टिंग नहीं करते हो और फोर्थ क्वार्टर में कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट अपडेट आए हैं, कुछ ऐसे बदलाव आए हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि उसके बारे में अलग से इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तो एनुअल रिपोर्ट में आप फोर्थ क्वार्टर के सिग्निफिकेंट अपडेट का रिपोर्टिंग करना होगा। ये थोड़ा देर के बाद में हम आपको दिखा देंगे लिखा हुआ बुक्स में, अगर नहीं है तो मैंने अभी से आपको बता दिया। आगे कि सर 10th पैराग्राफ क्या बोलता है कि जब आप असेट लिखोगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी लिखोगे, पीएल लिखोगे, इनकम एक्सपेंस लिखोगे पीएल में, कैश फ्लो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग लिखोगे, तो इसके अमाउंट कैसे निकालोगे? क्वार्टरली अमाउंट सब आंसर जैसे एनुअल अमाउंट निकालते हो, साल भर का जैसे निकलता है, 3 महीना का वैसे निकल जाएगा। आप अगर सोचते हो कि इंस्टीट्यूट आपको कोई रिलैक्सेशन देगा मेजरमेंट में, आंसर इज नो। आपको लगता है कि रिकॉग्निशन में मतलब इनकम को इनकम लिखने को लेकर के या कोई छूट दे देगा, आंसर इज नो। अमाउंट तो सीरियसली जैसे क्वार्टर का निकलता है एनुअल, माने साल का जैसे निकलता है वैसे ही क्वार्टर का निकालना पड़ेगा, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। नाउ कम्स सर इंटरिम रिपोर्टिंग में ये YTD कॉन्सेप्ट क्या होता है? ईयर टू डेट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट A7 में YTD कॉन्सेप्ट सिखाया है कि सेकेंड क्वार्टर का जब पीएल बनाओ तो सेकेंड क्वार्टर के कैलकुलेशन में 2 क्वार्टर का इनकम देख लो और फर्स्ट क्वार्टर में जितना इनकम लिखे थे उसको माइनस कर दो। माने 2 क्वार्टर का क्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट भी मैं बोलता था कि क्यूमुलेटिव डेटा निकाल लो 2 क्वार्टर का। देखो फर्स्ट क्वार्टर का तो डेटा फर्स्ट क्वार्टर का लेना ही पड़ेगा। मान लो आपको सेल्स लिखना है तो फर्स्ट क्वार्टर का सेल 200 करोड़ लिख दिए। सेकेंड क्वार्टर का जब सेल निकालते हो ना तो हम लोग बोलते 6 महीना का सेल निकाल लो। इससे क्या ना कोई सेल साल छूट छाट गया हो ना पिछले क्वार्टर में, वो भी कंसीडर हो जाएगा। और फिर फर्स्ट क्वार्टर का 200 करोड़ माइनस कर दो तो सेकेंड क्वार्टर का सेल आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है YTD कॉन्सेप्ट कि इन सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट क्वार्टर, मान लो सेकेंड क्वार्टर, फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर 6 months, डिडक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ 3 months विच यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर सेकेंड क्वार्टर। वैसे थर्ड क्वार्टर का निकालना हो तो 9 महीना का डेटा कलेक्ट कर लो, पहला और दूसरा अच्छे 3-3 महीना वाला माइनस कर दो, थर्ड क्वार्टर का आ जाएगा। इसको बोलते हैं YTD कॉन्सेप्ट। मैं पढ़ता हूं इंटरिम रिपोर्टिंग में, फॉर कंप्यूटिंग द डेटा फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स वी हैव टू फॉलो क्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट which is also called year to date concept. In this we compute say depreciation for 6 months and deduct depreciation for first 3 months to find the depreciation for the second quarter. इसका एग्जाम्पल भी मैं दिखाऊंगा इनकम टैक्स वाला करके, आप देखोगे। नाउ कम्स वो 12 नंबर पॉइंट जो मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि अगर कोई एंटिटी अपना लास्ट इंटरिम पीरियड का इंटरिम रिपोर्ट नहीं बना रही है और कोई सिग्निफिकेंट अपडेट हुआ है फोर्थ क्वार्टर में, देन दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द एनुअल रिपोर्ट एज एन एडिशनल नोट। तो आप देखिए कितना सिंपल पैराग्राफ है जो एकदम इजीली आपको समझ में आ जा रहा है। ऐसा AS25 है, इसी में से कई क्वेश्चन आ जाएंगे। 13 नंबर पैराग्राफ बोलता है कि कोई भी एक्सपेंस एंड इनकम जब आप पीएल बनाओगे ना, तो जैसे नॉर्मल अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है ना, वैसे ही आप उसको अकाउंटिंग करोगे। दे शुड बी रिकॉर्डेड इन द क्वार्टर टू विच दे रिलेट या इन विच दे आर इनकर्ड और अर्नड। प्लीज डोंट एंटिसिपेट एनी इनकम एंड डोंट डेफर एनी इनकम अनलेस इट इज अप्रोप्रिएट टू डू सो। प्लीज डोंट एंटिसिपेट एनी एक्सपेंस, डोंट डेफर एनी एक्सपेंस अनलेस इट इज अप्रोप्रिएट टू डू सो। सर मीनिंग ही नहीं समझे। मीनिंग सिंपल है, जिस क्वार्टर का इनकम है उसी क्वार्टर में लिखो, शिफ्ट करके नेक्स्ट क्वार्टर में लेके जाने का कोई गुंजाइश नहीं है। सर कोई क्यों लेकर के जाएगा? अक्रूवल कॉन्सेप्ट तो बेस है दुनिया का। मैं आपको बताता हूं कोई क्यों लेकर के जाएगा।
फंडा क्या है लोगों के लेके जाने का, और वो नहीं करना है, ये AS25 बोलता है अनलेस एंड अनटिल इट इज अप्रोप्रिएट टू डू सो, डोंट डेफर एनी इनकम, डोंट एंटिसिपेट एनी इनकम। पहले भी मत लिखो डोंट एंटिसिपेट इट, पहले मत लिखो डोंट डेफर इट, बाद में मत लिखो। कब लिखें? जब हुआ तब लिखो, जब अक्रू हुआ तब लिखो। एग्जाम्पल देके समझाता हूं, मेरे को थोड़ा सा जगह चाहिए तो मैं नीचे यूज करता हूं, यहां यूज करता हूं। अब मान लो एक एंटिटी है बेटा, उसको डिविडेंड इनकम होता है। अब आप जानते हो ज्यादातर डिविडेंड इनकम इंडिया में जुलाई, अगस्त और सितंबर क्वार्टर में आती है। मतलब अप्रैल, मई, जून, साल खत्म हुआ मार्च में, अप्रैल, मई, जून में थोड़ा कम डिविडेंड इनकम आता है। मेजर डिविडेंड इनकम जुलाई, अगस्त, सितंबर में आता है। आपने ये चीज नोटिस किया होगा। तो मान लो एक एंटिटी है, उसके जुलाई, अगस्त और सितंबर में ही खाली डिविडेंड इनकम आता है, और वो इनकम आता है 4 लाख रुपया। उसके बाद अगला 2 क्वार्टर कोई डिविडेंड इनकम नहीं आता, और फर्स्ट क्वार्टर में भी कोई डिविडेंड इनकम नहीं आता। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो एंटिटी को ऐसा लगता है यार 4 लाख का डिविडेंड इनकम है, हम तो शेयर साल भर रखते हैं, तो डिविडेंड इनकम भी तो साल भर की प्रॉफिट से मिलता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मिलता है, तो क्या हुआ, हमको तो 1-1 लाख रुपया करके 4 लाख को डिवाइड कर देना चाहिए। पहला 1 लाख रुपया को एंटिसिपेट कर लेंगे आउट ऑफ 4 लाख, बाकी 2 लाख रुपया को डेफर कर देंगे। भले 4 लाख सेकेंड क्वार्टर का इनकम है, डिवाइड करके चारों क्वार्टर में लिख देंगे। ये कोई रेंट है क्या? नो। ये कोई म्युनिसिपल टैक्स है क्या जो एनुअल टैक्स है? नो, ये डिविडेंड इनकम है। कब अक्रू हुआ? डिक्लेयर जब हुआ तब। कब डिक्लेयर हुआ? सेकेंड क्वार्टर में डिक्लेयर हुआ, सेकेंड क्वार्टर में लिखो। सेकेंड क्वार्टर में पूरा 4 लाख लिखना है। 1 लाख को पहले मत लिखो और 2 लाख को बाद में मत लिखो। बाद में लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं डेफर कर दिया, पहले लिखने को बोलते हैं एंटिसिपेट कर लिया। डोंट डू दैट अनलेस इट इज अप्रोप्रिएट टू डू सो। तो एग्जाम्पल में ही मैंने आपको बता दिया, रेंट के केस में इट इज अप्रोप्रिएट टू डू सो, म्युनिसिपल टैक्सेस के केस में इट इज अप्रोप्रिएट टू डू सो, बिकॉज दे आर मंथली और क्वार्टरली टैक्सेस, मंथली और क्वार्टरली रेंटल। अब आइए आगे चलते हैं कि इंटरिम रिपोर्ट में एग्जैक्टली बना के क्या क्या देना है। जैसे ये तो क्लियर हो गया, मान लो क्वार्टरली रिपोर्टिंग हो रही तो बैलेंस शीट बनाना है, पीएल बनाना है, कैश फ्लो बनाना है और नोट्स बनाना है, ये तो क्लियर हो गया। और आप जानते हो कि कंपनियां जब रिपोर्टिंग करती हैं तो करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर कंपेरेटिव भी तो बना के देती है ना, 2 कॉलम में बनता है ना, सीवाई और पीवाई बोल करके, तो वो तो क्लियर है कि उतना तो बनाना ही पड़ेगा। तो वो एनुअल में भी बनाते हैं, इंटरिम में भी बना देंगे। बट AS25 थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग है। आइए मैं बताता हूं वो ज्यादा क्या डिमांड करता है। वो बोलता है कि फर्स्ट क्वार्टर तो ठीक है, एक पीएल बना दो, एक बैलेंस शीट बना दो। फर्स्ट क्वार्टर एक पीएल बना दो 3 महीना का, एक बैलेंस शीट बना दो एज ऑन 30 जून, एक कैश फ्लो बना दो 3 महीना का, और सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो 10 नोट्स है मैं आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाऊंगा वो बना के दे दो, और उसका कंपेरेटिव भी दे दो। अच्छा, कंपेरेटिव में ना बेटा याद रखना, बैलेंस शीट हमेशा पिछला साल का 31 मार्च का देना है। ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट पिछला साल का 30 जून का ही दोगे। हर इंटरिम पीरियड में बैलेंस शीट पिछले साल का 31 मार्च का जाएगा। पीएल जिस 3 महीना का अभी बना रहे हो, कंपेरेटिव पिछला 3 महीना का, उसी पिछला साल का उसी 3 महीना का। जैसे अप्रैल मई जून 25 का अगर करेंट क्वार्टर है तो अप्रैल मई जून 2024 वो आपका पिछला कंपेरेटिव के लिए रेलेवेंट क्वार्टर रहेगा, वो नॉर्मल है। पर बैलेंस शीट 31 मार्च का ही रहेगा। अब सुनो, AS25 थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग है। वो बोलता है कि P&L जो होगा ना, जब आप सेकेंड क्वार्टर का रिपोर्टिंग करोगे ना, सेकेंड क्वार्टर का, तो मुझे 2 P&L चाहिए। एक सेकेंड क्वार्टर का P&L चाहिए और एक अप्रैल से लेके सितंबर तक का, जिसको हम लोग YTD बोलते हैं, ईयर टू डेट, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से करंट इंटरिम पीरियड जहां पे खत्म होता है, वो एक एक्स्ट्रा PL चाहिए, उतना एक एक्स्ट्रा PL चाहिए, और उसका कंपेरेटिव भी चाहिए। मतलब वर्चुअली सेकेंड क्वार्टर से वो लोग 2 PL मांग रहा है, एक 3 महीना का PL और एक पिछला 6 महीना का PL, और वैसा ही कंपेरेटिव्स भी मांग रहा है। ओके। और कैश फ्लो थोड़ा ज्यादा सरप्राइजिंग है।
कैश फ्लो जब आप सेकेंड क्वार्टर में जाओगे ना, सेकेंड क्वार्टर में, तो वो लोग कैश फ्लो खाली ना 6 महीना का मांगता है। सेकेंड क्वार्टर का कैश फ्लो वो लोग मांगता ही नहीं है। AS25 डजंट आस्क यू टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड क्वार्टर। इन द सेकेंड क्वार्टर दे वांट यू कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ्स। थर्ड क्वार्टर में कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर लास्ट 9 मंथ, ऐसे देना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग है। अब पूरी कहानी को मैं पढ़ के सुनाता हूं कि इंटरिम पीरियड का कंटेंट क्या होता है। एक बैलेंस शीट होता है एज एट द एंड ऑफ करेंट इंटरिम पीरियड से 30 जून 2025 एंड ए कंपेरेटिव बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 31 मार्च 2025, पिछला साल का क्लोजिंग। तो सर आप 25-26 करके पढ़ा रहे हो। पहला क्वार्टर आपका अप्रैल टू जून 2025 है, बोला तो 30 जून 25 का बैलेंस शीट करंट इंटरिम पीरियड का बैलेंस शीट हो गया, और पिछला कंपेरेटिव 31 मार्च 25। पीएल देखो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट इंटरिम पीरियड 3 महीना अप्रैल टू जून, एंड क्यूमुलेटिव फॉर करंट ईयर टू डेट। तो फर्स्ट क्वार्टर में तो क्यूमुलेटिव भी 3 महीना का होगा, बट वंस यू गो टू सेकेंड क्वार्टर तो एक तो सेकेंड क्वार्टर का इंटरिम का P&L और एक क्यूमुलेटिव फॉर करंट ईयर टू डेट यानी 6 महीना का विथ कंपेरेटिव्स। कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यूमुलेटिवली फॉर करंट ईयर टू डेट विथ सेम पीरियड कंपेरेटिव लास्ट ईयर। मतलब कैश फ्लो क्वार्टर का मांग ही नहीं रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में 1 क्वार्टर का, सेकेंड क्वार्टर में 2 क्वार्टर का कैश फ्लो, थर्ड क्वार्टर में 3 क्वार्टर का एक साथ मांग रहा है। सो इंटरेस्टिंग। और अगर कोई सीजनल बिजनेस है, रिपीट, अगर कोई सीजनल बिजनेस है तो हम लोग एक थर्ड पीएल और एक सेकेंड कैश फ्लो भी मांगेंगे। गेस करो क्या? सीजनल बिजनेस जैसे वुलन गारमेंट, तुम्हारा छाता वाता का बिजनेस, उस तरह का सीजनल बिजनेस अगर है तो P&L हम लोग मांगेंगे। जैसे मान लो आप फर्स्ट क्वार्टर एंड का रिपोर्टिंग कर रहे हो, जून एंड का, तो जून एंड से पिछला 12 महीना चले जाओ, पिछला जुलाई से करेंट जून तक का एक पीएल और चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025। ऐसा हम लोग बोलते हैं फॉर सीजनल बिजनेस एन एडिशनल P&L एंड एन एडिशनल कैश फ्लो इज रिक्वायर्ड फॉर 12 मंथ्स एंडिंग ऑन इंटरिम रिपोर्टिंग डेट टुगेदर विथ कंपेरेटिव। तो चाहिए ही, बट पिछले 12 महीना का पीएल चाहिए और पिछले 12 महीना का कैश फ्लो चाहिए। ये टोटल कंटेंट है। अब इसको ना मैं थोड़ा सा टाइम ले करके आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूं कि मान लो सुदर्शन अग्रवाल अपनी एक कंपनी का सेकेंड क्वार्टर का रिपोर्टिंग कर रहा है, इंटरिम रिपोर्टिंग, और उसका सीजनल बिजनेस है, छाते का ट्रेडिंग है, अम्ब्रेलास का। तो उसको क्या क्या बनाना पड़ेगा? उसको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा 30 सितंबर 25, कंपेरेटिव बैलेंस शीट आएगा 31/3/25। ये 25-26 का सेकेंड क्वार्टर है, ओके? 25-26 ध्यान रखना। P&L कैसे बनाएंगे? एक P&L मैं बनाऊंगा सेकेंड क्वार्टर का, यानी जुलाई टू सितंबर 25। इसका कंपेरेटिव भी जाएगा जुलाई टू सितंबर 24। एक मैं बनाऊंगा अप्रैल टू सितंबर 25, और एक मैं बनाऊंगा अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025। देखो ये सब सितंबर है, यहां पे याद रखना इजी। 3 पीएल बनता है सीजनल में, और ये सारे का कंपेरेटिव। कैश फ्लो जब हम बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा, एक अप्रैल टू सितंबर और एक अक्टूबर टू सितंबर। और नोट्स तो एक ठो बनता है, सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, थोड़ी देर के बाद आपको दिखाने वाले हैं। सो ये है मुन्ना इंटरिम रिपोर्ट का कंटेंट। अब आप सोचो कि साला 3 ठो पीएल, हम लोग एनुअल रिपोर्ट जब बनाते हैं एक पीएल एक कंपेरेटिव, यहाँ 3 ठो पीएल बनाना पड़ेगा। सोचिए कितना डिफिकल्ट है। कैसे AS25 मैंडेटरी होगा? इसीलिए रिकमेंडेटरी रह गया। आइए लास्ट फ्यू पैराग्राफ्स में चलते हैं। आपने AS22 पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ोगे कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का जो कैलकुलेशन होगा ना, उसके लिए कॉन्सेप्ट है, हम लोग बोलते हैं एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट निकाल करके इनकम टैक्स के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके सिलेबस में एज सच नहीं है, पर मेरे को लगता है कि इंटर के बच्चों को जानना चाहिए। तो आप सुनिए
कि बोथ करेंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स आर मेजर्ड बाय यूजिंग YTD कॉन्सेप्ट बाय कंप्यूटिंग एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट। सुनिए कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे मैं अमाउंट निकालता हूं। देखो, मान लो एक कंपनी ने पहला क्वार्टर रिपोर्ट करना है, उसका पीबीटी 400 रुपया है, 400 लाख है, मैं 400 बोलता हूं। उसको क्या करना पड़ेगा, अगले 3 एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट निकलता कैसे है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, टैक्स निकालना कैसे है, उसका ज्ञान दे रहा हूं। सर एनुअल में तो बहुत इजी है, हम लोग टैक्स क्लास जाते हैं, टैक्स निकालते हैं, उसी को आप प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं। क्वार्टरली में झमेला है। सुनो, पहला क्वार्टर का पीबीटी निकाल लो, एक्चुअल वाला, अगला 3 क्वार्टर का पीबीटी प्रोजेक्ट कर लो, कर लिए। मान लो टैक्स रेट 30% है और पिछला कैरिड फॉरवर्ड लॉस 300 है। कैरिड फॉरवर्ड लॉस जानते हो, जो इनकम टैक्स को कम कर देगा इस साल। तो करंट टैक्स निकाल के दो पहला क्वार्टर का। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले इन चारों इनकम को ऐड कर लो, 400, 700, 900 एंड 400। एनुअल इनकम निकाल लो, 7 और 4 11 और 9 20, 4 2400। कैरिड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट कर दो, 2100। 2400 को बोलो अकाउंटिंग इनकम, 2100 को बोलो टैक्सेबल इनकम। नॉर्मल है। अब टैक्सेबल इनकम पे 30% टैक्स निकाल लो, विच केम 630। अब 630 को 2400 से डिवाइड करके बोलो एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट इज इक्वल टू 630 डिवाइडेड बाई 2400 एंड दैट केम 26.25%। ये आपका एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट है। सर 30% था ना, कैरिड फॉरवर्ड लॉस की वजह से एनुअल निकाल करके 26.25% आया। कैसे निकला तुमने देखा ना, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 400। 26.25% इंटू 400 इज योर इनकम टैक्स दिस क्वार्टर। देखो बोर्ड पे, चारों क्वार्टर का इनकम जोड़ा, कैरिड फॉर लॉस एडजस्ट किया, टैक्सेबल इनकम आया, टैक्सेबल इनकम का टैक्स पेएबल निकाला, टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टोटल अकाउंटिंग इनकम इंटू 100 थोड़ा गलत टाइप से लिखा बट ठीक है। एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट 26.25, करंट टैक्स निकला 26.25% इंटू 400, 105। ये इस साल का टैक्स, मतलब इस क्वार्टर का टैक्स है। ऐसे ही डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन भी करना है सेम प्रोसेस से। अब मान लो सेकेंड क्वार्टर में हम लोग का इनकम हुआ 1100। सेकेंड क्वार्टर में ये कैसे निकाला जाता है, YTD कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है सेकेंड क्वार्टर का, देखो ढंग से। सेकेंड क्वार्टर में हम 2 क्वार्टर का टैक्स निकालेंगे, 6 महीना का, 3 महीना वाला माइनस करेंगे तो आखिरी 3, पहला 3 महीना माइनस कर देंगे तो आखिरी 3 महीना का आ जाएगा। इसी को YTD कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखिए कैसे करना है। मान लो सेकेंड क्वार्टर का एक्चुअल पीबीटी 1100 आया, आपको मालूम है फर्स्ट क्वार्टर का 400 था, ये तो था ही ऑलरेडी, 1100 आया। अगले 2 क्वार्टर का इनकम प्रोजेक्ट कर लीजिए, कर लिए, चारों ऐड कर लीजिए, 400, 1100, 1200 और 900, टोटल आया 3600। कैरिड फॉरवर्ड लॉस माइनस कर दो, टैक्सेबल इनकम आया 3300। 3300 का 30% आ गया 990। सेम प्रोसेस, 990 डिवाइडेड बाई 3600, सेम 990 डिवाइडेड बाई 3600 इज 27.5%। सर ये क्या है, ये एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट है। सर 26.25 था ना पिछला क्वार्टर में, बढ़ गया ना, आपने देखा ना कैसे बढ़ा, इनकम थोड़ा ज्यादा हो गया, टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा दिखाई देने लग गया। अब क्या करना है, 27.5% को 6 महीना का इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1100 और 400 बोर्ड पे देखो, 400 सेकेंड क्वार्टर का इनकम, 400 फर्स्ट क्वार्टर का इनकम, 1100 सेकेंड क्वार्टर का इनकम दिख रहा है। दोनों को टोटल करेंगे तो 1500, 1500 इंटू 27.5% विच इज 412.5। ये 6 महीना का टैक्स है, माइनस 105 जो पिछला 3 महीना का टैक्स इज इक्वल टू सेकेंड क्वार्टर का टैक्स। तो 6 महीना का निकालो, फर्स्ट क्वार्टर माइनस करो, सेकेंड क्वार्टर का आ जाएगा। दिस इज हाउ we find income tax using average annual effective tax rate and YTD concept। अब आइए 2 पैराग्राफ और बचा कि सर बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो समझ गए, क्या क्या बना करके देना है समझ गए। आप बोले ना 10-11 नोट्स लिख के देना है, उसमें क्या लिखना है। आप बोले सर नोट्स ऑन अकाउंट्स नहीं बनाना, सिलेक्टेड नोट्स देने हैं। यस, पढ़ो, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। पहला, एक स्टेटमेंट बना के देना है कि same accounting policies are followed in the quarterly reporting as were followed in the last annual report। Easy।
अगर उसमें कोई चेंज है देन फैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ द चेंज शुड बी डिस्क्लोज्ड यूजुअल। तो सर सारी जो 20-25 अकाउंटिंग पॉलिसीज है हमारी, वो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है क्वार्टरली में, नो। खाली एक लाइन लिख दो, जो पिछले साल का रिपोर्ट में जो मेरी पॉलिसी थी, इस बार का क्वार्टरली में मैंने वही फॉलो किया, दैट्स इट। ए कमेंट अबाउट सीजनैलिटी ऑफ योर बिजनेस, सिंपल है। अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम है विच बिकॉज ऑफ देयर साइज, नेचर एंड इंसिडेंस ऑफ AS5, अगर वो इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्लोजर है तो उसको डिस्क्लोज करना है। एक्सेप्शनल आइटम आपको पढ़ाया जा चुका है। किसी भी तरह का चेंजेस इन दी अकाउंटिंग एस्टीमेट क्वार्टरली में अगर हुआ है पिछला साल के कंपैरिजन में, आपको देना है। कोई भी कैपिटल इश्यू, बाईबैक, डेट रीपेमेंट है, हम लोग कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, आपको डिस्क्लोज करना है। कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर की हो, इक्विटी और प्रेफरेंस किसी का भी, आपको सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स में देना है लिख करके। अगर फर्स्ट क्वार्टर में, ये मैं फर्स्ट क्वार्टर का बना रहा हूं, सेकंड क्वार्टर में वो सेकंड क्वार्टर में देना होगा। अमलगमेशन हुआ या सब्सिडरी एक्विजिशन हुआ या किसी भी तरह का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ, नोट्स में लिख करके देना है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में चेंजेस आया, नोट्स में लिख के देना है। और सेगमेंट रिपोर्टिंग में खाली रेवेन्यू, प्रॉफिट और असेट माइनस लायबिलिटी, ऐसे नॉर्मली सेगमेंट रिपोर्टिंग में 7 इंफॉर्मेशन देना है, आपको यहां 3 देना है। सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट प्रॉफिट और सेगमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड। और लास्ट, अगर इस क्वार्टर में कोई इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, मान लो फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टिंग कर रहे हो, जून क्वार्टर खत्म हुआ, जून खत्म हुआ, जुलाई अगस्त वगैरह में अगर कोई इवेंट हुआ है तो उस इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का भी इंफॉर्मेशन देना है। तो अगर मैं नेट में बोलूं तो एक तो नोट में लिखना है कि भाई सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हुआ इस क्वार्टर में जो पिछले साल हुआ था। बिजनेस मेरा सीजनल है, उसके बारे में बताओ। एक्सेप्शनल आइटम कुछ है तो क्वार्टर में बताओ। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बताओ। कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, डिविडेंड, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, चेंजेस इन दी कंटिंजेंट लायबिलिटीज और इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये 10-11 नोट जो भी आपने देखा बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो बनने के बाद, एक पेज सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट का रहेगा। लास्ट पैरा, ट्रांजिशनल प्रोविजन, जानते हो ना किसको बोलते हैं? अगर कोई एंटिटी फर्स्ट टाइम AS25 बना रहा है अपनी लाइफ में, मान लो 25-26 वाला फिनेंशियल ईयर में पहली बार इंटरिम रिपोर्ट कर रहा है, पहली बार, कभी आज तक नहीं किया, AS25 पहली बार फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट क्वार्टर में उसको क्या करना है? सेकेंड क्वार्टर में खाली इतना ध्यान रखो, जो कंपेरेटिव पीएल और बैलेंस शीट बनती है, कंपेरेटिव पीएल और कैश फ्लो जो बनता है ना, बैलेंस शीट तो बनाना होगा, बैलेंस शीट 31 मार्च का देना पड़ता है। कंपेरेटिव पीएल और कैश फ्लो जो बनता है ना पिछले साल का, वो देने की जरूरत नहीं है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू डू द इंटरिम रिपोर्टिंग इन द फर्स्ट ईयर, यू डोंट नीड टू गिव द कंपेरेटिव पीएल और कंपेरेटिव कैश फ्लो in the interim reports. So with this we come to an end of AS25. होप आपको बहुत आराम से अच्छे से पूरा AS25 समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच, टेक केयर।